नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक नहीं है, बेसिकली हम लोग आज न्यूमेरिकल्स ही बात करने वाले हैं, एरर्स के, और यूनिट मेजरमेंट कंप्लीट चैप्टर के ट्राई करेंगे क्वेश्चंस करने के। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, मोस्टली नीट में भी और जेई में भी। बहुत कुछ नीट के पीवाईक्यू भी लिया है, जेई के पीवाईक्यू लेना बाकी है, टाइम नहीं मिल पाया था। तो जेई के पीवाईक्यूज एंड एडवांस के पीवाईक्यूज हम लोग किसी और वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा उसको भी डाल देंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आइए बेटा, सबसे पहले हमारे पास बोला गया यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्स, अल्फा एंड बीटा हमारे पास दिया गया था। तो एक्स का यूनिट हमारे पास मीटर में है, अल्फा का यूनिट हमारे पास पर सेकंड में है, एंड ये हमारे पास बीटा का यूनिट दिया हुआ है। तो यूनिट ऑफ वाई एंड गामा बोला गया, ठीक है। अब एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस होता है वो हमेशा वैल्यूज में देता है, आर्गुमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो y का डायमेंशन किसके बराबर, एक्स स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो तो हमारे लिए हट ही गए। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं बीटा इंटू गामा बटे अल्फा। याद करो कॉस का आर्गुमेंट ऐसा कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो अल्फा के बराबर दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर रख दिया। तो गामा को अगर हम लोग लिखें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास अल्फा बटे बीटा के बराबर आ जाएगा। अल्फा का डायमेंशन क्या है हमारे पास, पर सेकेंड, तो 1/सेकेंड। और जो बीटा है उसका डायमेंशन हमारे पास मीटर पर सेकेंड का इनवर्स, ठीक है। तो जैसे ही मीटर पर सेकेंड का इनवर्स करेंगे तो 1/मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशन क्या है, 1/मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब सेकेंड ऊपर चला गया तो हमारे पास बना मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देख लो कौन सा है हमारे पास, तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा पहला, तो हमारे लिए आंसर हो गया फर्स्ट। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। आइए अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा था, जहां पर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं आप, ठीक है। तो अब समझो 1 जूल को किसी नई यूनिट में लिखना है। 1 जूल को नई यूनिट में लिखना, 1 जूल इज इक्वल टू, अब जूल क्या होता था बेटा हमारे पास, समझे तो वो होता था केजी मीटर का स्क्वायर बटे सेकेंड का स्क्वायर हुआ करता था, इज इक्वल टू। अब मास को इन्होंने कितना कर दिया है बेटा, जिसको फिलहाल मैं डब्ल्यू ले लेता हूँ, डब्ल्यू यूनिट। अच्छा, तो मास को इन्होंने बोला 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ऑफ केजी। लेंथ 10 टाइम्स, तो 10 का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। सेकेंड जो है हमारे पास वो 100 टाइम्स, तो 100, ठीक है, का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर है हमारे पास 10 का पावर 3, नीचे बन रहा है 10 का पावर 4। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ऊपर है हमारे पास 10 का पावर 3, नीचे है 10 का पावर 4। यहाँ पर है वही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब बातें तो यहाँ से चली गई। हमारे पास W इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 10 के बराबर। तो 10 का पावर कितने के बराबर, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 का पावर 1 के बराबर। तो आंसर इज सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। आइए, तो हमारे पास अगला बोला है कि यंग्स मॉडुलस को फोर्स एरिया डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, फोर्स एरिया एंड डेंसिटी। तो यंग्स मॉडुलस, फोर्स एरिया डेंसिटी, तो फोर्स को x ले लिया, एरिया को y ले लिया और डेंसिटी को z ले लिया। अब चलिए सभी का डायमेंशन लिखते हैं। तो पहले तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, तो ml-1 t-2 के बराबर हो गया यंग्स मॉडुलस। फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए, तो ml-t-2, ये आपने लिख दिया, ठीक है। का पावर x, एरिया है हमारे पास l स्क्वायर, तो l का पावर 2y हो गया। अगला है हमारे पास डेंसिटी, तो डेंसिटी आप लिखते हैं मास बटे वॉल्यूम, तो ml-3z। अब मास को एक साइड कर लीजिए, जो हम लोग करते आ रहे थे, सेम कंसेप्ट बात करना है, तो ml-t-2। मास का पावर कितना हो गया बेटा हमारे पास, x प्लस जेड। लेंथ का पावर कितना हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z। और टाइम का पावर कितना हुआ हमारे पास, -2x। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर आप इसे कंपेयर करें, कंपेयर कंपेयर, तो मास को कंपेयर करते हैं पहले। जैसे ही आप मास को कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई के बराबर। जैसे ही लेंथ को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3z के बराबर।
जैसे हम टाइम को कंपेयर करते हैं तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2 इज इक्व टू -2x। अब यहाँ से माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 1 आ गई बेटा, तो अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर 1 इज इक्व टू 1 प्लस y, तो y की वैल्यू आ गई 0। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो हमें z मिल सकता है, तो -1 x की वैल्यू। वैसे आप इन दोनों से भी काम कर सकते हो, x की वैल्यू या फोर्स का पावर 1 होना चाहिए और d का पावर, अच्छा एरिया का पावर, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गलत हुआ है, चलो चेक करते हैं। मास का पावर था x, मास का पावर z था बेटा, ये गलत हो रहा है, मास का पावर यहाँ पर z था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास z, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा z। देखो गंदी हैंडराइटिंग का नतीजा, तो z की वैल्यू 0 आई। अब इन दोनों से भी आप देख सकते हैं कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाना चाहिए, चाहो तो आप इसको भी पुट करके देख ही सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस 2y हमें निकालना है, और -3z वो तो 0 ही हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें -2 इज इक्व टू 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर आ गया। मतलब देखो तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 के बराबर, y की वैल्यू -1 के बराबर, एंड z की वैल्यू 0 के बराबर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास अगला कि कोई वेव इक्वेशन, स्टेशनरी वेव है। अब स्टेशनरी वेव क्या होता है बेटा, ये हम लोग जब वेव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल स्टेशनरी वेव है एंड इसका कुछ इक्वेशन दिया है, तो बोला गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से, ये बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कर रखा था। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि इसका आंसर 4th आया था, हम लोग लास्ट क्लास में भी ये कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल्दो मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, जो लोग वो वीडियो नहीं देखे उसको, उनके लिए आसानी हो जाए। तो सी टी का डायमेंशन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आर्गूमेंट हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा, तो सी टी बाई लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर रख सकते हैं। और यहाँ पर x बाई लैम्डा की वैल्यू आप 1 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तय होगी कि सी टी का वैल्यू डायमेंशन लैम्डा के बराबर होगा और x का लैम्डा के बराबर होगा। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो दूसरा आप जल्दी जल्दी में ट्राई कर लेना, c बाई लैम्डा इज इक्व टू का डायमेंशन 1 बाई टी के बराबर है, और यहाँ पर इन्होंने बोला x बाई लैम्डा टी, तो t से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका भी डायमेंशन 1 बाई टी के बराबर ही रह जाएगा। तो c भी करेक्ट है, एंड जब आप c बाई लैम्डा का डायमेंशन देखेंगे तो 1 बाई टी होना चाहिए, x बाई लैम्डा का कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है कि इसका डायमेंशन बताइए, ए बी सी का डायमेंशन बताइए, यहाँ पे बी का डायमेंशन निकालना है। तो जरा समझो, हम लोग अभी फास्ट ही चलेंगे, तो समझो। हमें अगर पता हो, पिछला लेक्चर आपने देख रखा हो, तो x की वैल्यू या z इज इक्व टू, अगर मैंने x प्लस माइनस वाई लिखा है तो हमें पता था ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पर b का डायमेंशन t का डायमेंशन सेम, c का डायमेंशन t का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, b बटे t के बराबर। यानी अगर b आप निकाले, फोर्स का डायमेंशन निकाल लिए, विच इज एम एल टी माइनस टू, इन टू टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, तो एम एल टी माइनस 1 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखो एरर से रिलेटेड सवाल। अब ये है हमारे पास एरर का पहला सवाल। आप समझे, जो आपका एरर एनालिसिस था, जब हम लोग इसका लेक्चर ले रहे थे तभी भी ये बात किया था कि एरर एनालिसिस तभी वैलिड है जबकि एरर लेस देन 10% हो, या बहुत प्रिसाइजली देखा जाए तो 5% से कम हो, तो आप कभी भी लगा सकते हैं। 10% मतलब आप 10 भी नहीं रख सकते, आप 8-7 यहाँ तक मैक्सिमम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, इस बात को जरा समझे कि 40% से किस में इंक्रीज हो गया है, स्पीड में इंक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अपने को पता हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब इस बात को समझे कि अगर v1 को मैंने v लिया है, तो v2 इन्होंने बोला 40% से ज़्यादा, तो v इनिशियल वेलोसिटी 40% ऑफ v, परसेंट के लिए 1/100 आप कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v प्लस 0.4v। अब दोनों जगह v है, आप v को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आया 1 प्लस 0.4, मतलब जो हमारा v2 आया है बेटा, वो 1.4 टाइम्स ऑफ v के बराबर है। और इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 को आप रेशो ले सकते हैं v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर से, v2 स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू k है, k2 हमें निकालना है, v1 बाई v2, तो ये है v बाई, यहाँ पर है 1.4 टाइम्स ऑफ v, 1.4 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर। अब देखो बेटा 14 का स्क्वायर 1.96 होता है, तो k2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा,
1.96 टाइम्स ऑफ के के बराबर, मतलब कितना परसेंटेज से इंक्रीज है, 90% से। ऑल दो, ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। बट कई बार बच्चे एरर एनालिसिस पे ही रहते हैं और उनका दिमाग नहीं है काम करता रहता, तो ये लिख देते हैं कि ट्वाइस डेल्टा वी बाई वी। वो ये छोटी सी बात को भूल जाते हैं कि यहाँ पे एरर एनालिसिस वैलिड नहीं है। और पहला ही, जैसे कि हर लेक्चर में बोलता हूँ, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो सिलेक्शन का है ही नहीं, वो हमेशा एलिमिनेशन है, कितने से ज़्यादा बच्चों को हमें एलिमिनेट कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना तो सीट भी नहीं है, तो इसी हिसाब से समझो वो 80% को क्यों पहले रखें, ठीक है। चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग यहाँ पर। आप 96% कैसे बोल सकते हैं, 1 + 0.96 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के हमारे पास 96% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए अगले पे आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसका लेंथ इंक्रीज कर गया है 4% से, जी की वैल्यू चेंज हो गई है, इंक्रीजेस बाय 2%, तो टाइम पीरियड। तो हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को आप 3 लोग गए से बता सकते हैं, तो 2π√L/g, और यहाँ से 2π तो कांस्टेंट है बेटा, 2t² = L/g है। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा g/g। ये हो गया ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा L/L की वैल्यू देखो कितना है बेटा, इंक्रीजेस बाई 4%, तो ये 4 हो गया है। और ये कितना हो गया हमारे पास 2% से, तो टोटल आ गया 6%। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डेल्टा टी बाई टी कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ हमारे पास, 3% से। आंसर आ गया इंक्रीजेस बाई 3%। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, चाहे वो जेई हो या नीट हो, दोनों जगह पर ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और इसको करने में जो सबसे पहली गलती होती है वो अब देखने वाले, तो ज़रा ध्यान से देखना। तो ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ ऑफ डेल्टा बीटा बाई डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी। ये जो प्लस लिखा है ना मैंने, वहाँ पर कई बार बच्चे इस जगह पर आकर माइनस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है तो माइनस हो जाना चाहिए। बट एक बात याद रखना कि एरर कभी डिक्रीज नहीं होता, तो आप माइनस कभी नहीं लिख सकते। तो +3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी। अब आप इसको परसेंटेज में निकालना, तो ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए कितना दिया, 1% से, तो मल्टीप्लाई बाई 1%, 1/2। डेल्टा बी बाई डी बी 2% से लिख दिया, डेल्टा सी बाई सी तो 3% से, डेल्टा डी बाई डी तो वो है 4% से, तो 3 × 4, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया, ये एक आ गया, ये आ गया 12। तो ये 12 और 4 दिख रहा है, तो यानी कि 16% हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से कई बार बोला है कि ये कॉमन टाइप का ही सवाल है, काफ़ी ज़्यादा आता है, तो अगेन आप क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा पी बाई पी इज इक्व टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस, फिर से प्लस ही रखना है, डेल्टा सी बाई सी बाई, और यहाँ पे है प्लस डेल्टा डी बाई डी। अब ए के लिए जो एरर है वो 1% है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी के लिए जो है वो 2% है, सी के लिए 3% है, और डी के लिए 4% है। तो ये आया 3 + 4 + 3 + 4, तो ये आया हमारे पास 14%। ठीक है, यह आया हमारे पास 14%, ये हो गया हमारे लिए आंसर। चलिए अगले पे आइए। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास बोला गया है कि बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो जरा देखो आप यहाँ से क्या क्या बातें निकाल सकते हो। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स अगर मैं लिखूँ तो m का पावर है a, तो a टाइम्स ऑफ डेल्टा m बाई m प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l प्लस डेल्टा t c है ना, तो c टाइम्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे ऑल दो सी का पावर माइनस है, बट आप माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि एरर कभी डिक्रीज नहीं होता, तो डेल्टा टी बाई टी। अब इकलौता कोई ऑप्शन होगा जिसमें सारे प्लस हैं, तो ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टली ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये सवाल में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बेटा को। यहाँ पर क्या बताए बोला गया है, समझे, लीस्ट काउंट दिया है स्टॉप वॉच का, तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू 1/5 है। नंबर ऑफ 20 ऑसिलेशंस, तो नंबर में कभी एरर नहीं होता, तो 20 आपके लिए रेडंडेंट डाटा है। टू मेजर अ टाइम, तो टाइम हमारे पास दिया है, डेल्टा टी की वैल्यू दी गई थी और टाइम की वैल्यू 25 सेकंड दी है। तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी की वैल्यू 1/5, टी की वैल्यू 25, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कहानी खत्म। तो ये आया 4/5 यानी कि 0.8%, कहानी खत्म। ये हो गया हमारे लिए आंसर, ठीक है भाई।
तो ये बात को याद रखना, लीस्ट काउंट ही डेल्टा टी है और वहीं से आप निकाल सकते हैं। आइए अगला हमारे पास आया, और ये भी सवाल काफ़ी कॉमन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है इस टाइप का सवाल। तो मेजरमेंट को डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर रहे हैं फ्री फॉल बॉडी के लिए जो कि रेस्ट पे है, यूजिंग दिस डाटा टू एस्टिमेट जी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास है, मैक्सिमम परसेंटेज एस्टिमेट जी दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम हमारे पास E1 E2 दिया है। अब देखो बेटा, हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम का इक्वेशन अगर आप जानते हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना बेटा, जी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा जी या जी को आप यहाँ से लिख दीजिए एच अपॉन टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू एच अपॉन टी स्क्वायर के बराबर। तो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा एच बाई एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अच्छा, तो डेल्टा एच बाई एच की वैल्यू किसके बराबर है, E1 के बराबर, और डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ E2। तो हमारे पास ये आंसर बन गया, खत्म, डन। चलिए आगे बढ़े। सेम जो अभी आपने किया था सेम कार्यक्रम यहाँ पर करना है। जरा समझ लो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ बाय सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग प्रोपोर्शनलिटी देखें तो 3 लोग गए से अभी अभी बात किया था। मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू आपको किससे मेजर करना है, एल अपॉन टी स्क्वायर से। कहानी खत्म। आपको दिख जाना चाहिए कि टाइम का जो भी वैल्यू होगा, अल्फा एंड बीटा आर रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट। अल्फा है लेंथ के लिए, बीटा है टाइम के लिए, तो ट्वाइस ऑफ बीटा फोर्थ। जैसा पिछला सवाल था सेम ये भी सवाल है, बट यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू वहाँ पर E1 E2 था, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी बोला है, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास। तो देख बेटा, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप याद करो तो वो पी स्क्वायर बाई 2m होता है मोमेंटम वाले इक्वेशन से। कैसे आता है सर, तो जिनको नहीं याद है फटाफट देख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो एम वी मोमेंटम होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैक्सिमम चेंज इन एरर इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा एम बाई एम। अब जरा समझो, तो डेल्टा पी मोमेंटम में मेजरमेंट कितना है, एरर कितना है 2%, तो 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4 प्लस 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 7%। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अगला, लीस्ट काउंट हमें निकालना है स्क्रू गेज का। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज अगर आप निकालें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है हमारे पास पिच या मीन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर पिच की वैल्यू कितनी है, 1 mm के बराबर, 1 mm के बराबर, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 20 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 हो गया mm में, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 20 mm। अब आप इसको समझो कि यहाँ पर कितना, गिवन ऑप्शन में तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करें, डिवीजन आपको करना आना चाहिए। 1/20 कितना होता है, तो ये बात आपको अब पता होनी चाहिए। तो 1/20 जब आपको अगर मान लो डिवीजन में दिक्कत है, तो आप समझो कि 1/2 करेंगे तो 0.5 होगा, एक और जीरो है यहाँ पर, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.05 mm की तरह, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया फोर्थ, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले पे आए, तो हमारे पास इस बार भी क्या बोल रहा है, एक वर्नियर कैलिपर है जिसका मेन स्केल 1 mm के बराबर है। तो हमारे पास मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, 1 mm है। वर्नियर स्केल डिवीजन 10 VSD कोइंसाइड कर जा रहा हमारे पास 9 MSD से, तो 1 VSD किसके बराबर आया बेटा, हमारे पास 0.9 MSD के बराबर, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या होता है बेटा, हमारे पास 1 MSD माइनस 1 VSD, ये सब बात अपने को याद होनी चाहिए। अब 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन रहने दिया मैंने, और ये है 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 MSD को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0.9 ऑफ MSD के बराबर है। मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, तो इसको अगर आपने देखा तो 0.1 MSD के बराबर, जिसकी वैल्यू है 0.1 mm के बराबर। तो हमारे लिए ये हो गया इसका सेकेंड ऑप्शन। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल आया कि स्टूडेंट है जो कि मेज़र कर रहा कितने डायमीटर ऑफ अ स्मॉल बॉल मेज़र कर रहा, जिसको स्क्रू गेज से मेज़र किया गया है, जिसका लीस्ट काउंट दिया है। तो यहाँ पर कमाल की बात है, हमारे पास स्क्रू गेज लिया गया है और इसका लीस्ट काउंट दिया है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ बेटा, आपको हर एग्जाम में ऐसा ही काम करना है। क्या, गिवन डाटा को अंडरलाइन करिए या तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर दिया, बहुत ही बढ़िया। मेन स्केल का रीडिंग हमारे पास है, तो मेन स्केल का रीडिंग दिया है हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग है
जो कि 5 mm के बराबर है, 5 mm के बराबर है। अब देखो सेंटीमीटर में भी बात, यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm के बराबर होता है। तो 1 mm इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है हमारे पास? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, यानी ये 0.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि फाइनल आंसर मेरे सारे सेंटीमीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर में रहना। चलिए बहुत ही बढ़िया। फिलहाल आते हैं, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो अब अगर आप स्क्रू गेज को याद करें, स्क्रू गेज को याद करें तो हमारे पास ये है 0 और इसके बाद एरर यहाँ पर है। तो बोल रहा है क्या, 0 जो है वो 25, 0 तो यहाँ पे आ गया, 0 ऊपर है और ये 25 यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा। और यहाँ पर एरर बाय डिफॉल्ट बता दिया है कौन सा, ऑल्दो आपको ये समझना पड़ता है इस केस में कि कौन सा एरर दिया हुआ है। तो अगर ऊपर रहता तो हम लोग बोलते हैं ये नेगेटिव एरर है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने माइनस दे दिया, तो नेगेटिव एरर हमारे पास कितना है? नेगेटिव एरर की वैल्यू 0.004 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, अब आपको पहली बात तो मेजरमेंट कैसे लिखते हैं बेटा? तो हमारे पास मेजरमेंट अगर लिखना हो तो सबसे पहले आप लिखते हैं मेन स्केल का रीडिंग, मेन स्केल का रीडिंग, फिर आता है हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है। एक सेकंड, विद जीरो ऑफ द, अच्छा ये तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है, तो कोई बात नहीं, सर्कुलर स्केल का रीडिंग यहाँ पर ऐसी कोई सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल के लिए जो रीडिंग दिया है वो 25 दे रखा है हमारे पास, और पॉजिटिव नेगेटिव 0 एरर है तो उसकी वैल्यू 0.004 दी है। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पे अभी नहीं दिया, वो रीडिंग के लिए ही बोला गया था। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसके बाद आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास मेन स्केल का रीडिंग कितना है बेटा? हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर कर दिए, 0.5 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल का रीडिंग अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना गया? 25 है, तो 25 आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो 0.001, ठीक है, सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, प्लस 0.004 के बराबर। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो 0.5 ये आ गया, यहाँ पे आया 0.025 प्लस 0.004 के बराबर। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो यह आया 0.2 और 5 प्लस 4 9। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बन गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगला हमारे पास सवाल आता है। इस सवाल में कई बार जब पेपर ये हुआ था बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे कि क्या पूछ दिया है। तो यहाँ पर पहला सवाल था जिसमें मेन स्केल का रीडिंग कुछ उटपटांग दिया था। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना दिया है? दैट इज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है हमारे पास? n डिवीजन है। ठीक है, तो अगर मेन स्केल डिवीजन की बात की जाए तो वहाँ पर वो 1/n सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये डाटा यहाँ पर हिडन था। अब क्या बोला गया? n डिवीजन ऑफ VSD, तो NVSD कोइंसाइड्स विथ n-1 MSD के बराबर, MSD के बराबर। तो हमारे पास 1 VSD किसके बराबर हो गया? वो हुआ 1-1/n MSD के बराबर, ये हमारे पास आया। अच्छा, अब आप इसका लीस्ट काउंट निकाल लीजिए। तो लीस्ट काउंट अगर हम लोग निकाल लिए तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD - 1 VSD के बराबर। अच्छा, बस आप इसका काम खत्म करें, आंसर आ जाएगा। तो 1 MSD माइनस ये है 1 माइनस ऑफ 1/n MSD। तो देखो बेटा, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो आ रहा है 1/n ऑफ MSD के बराबर। और एक MSD किसके बराबर है? 1/n सेंटीमीटर। तो 1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर, यानी आया 1/n² सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आज का लास्ट सवाल जो सिग्निफिकेंट फिगर का हमारे पास या यूनिट मेजरमेंट में सबसे लास्ट जो पूछे जाते हैं, इसके भी हम लोगों ने कुछ केसेस कर लिए थे, तो प्लीज़ वो केसेस याद रखें। बस कुछ ही क्वेश्चन मुझे मिले जिसमें एक लौता दिख रहा था कि चलो एक छोटा सा सवाल है तो आप इसको बता सकते हैं, कोई खास बात नहीं। यहाँ पर बोला नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो अगर रूल आपको याद हो और नंबर 1 से छोटा हो तो ये वाले 0 इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यहाँ के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी
लगभग जितने भी लगभग 18-19 सवाल हैं जो हम लोगों ने 24 मिनट में किए हैं, इतने सारे डिस्कशन के बाद भी किए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से अपना एफर्ट करें, जो डाटा अंडरलाइन करने वाला है उसको अंडरलाइन करें, गिवन डाटा को लिखें, क्या निकालना है वो लिखें, तो आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी बनने लगेंगे। 1 मिनट और या फिर 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड में सवाल बन जाते हैं जनरली। नीट वाले मेंस के भी लगभग 50% अगर रखा जाए तो इस कैटेगरी में ही होते हैं। थोड़े से सवाल होते हैं जो 3-4 मिनट लेते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल स्टेप्स पे जाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।